सुप्रभात बच्चों। मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बिहार से। प्यारे बच्चों, आज हम वर्ग 6 पाठ द्वितीय जिसका नाम है बचपन। आज पाठ द्वितीय का तीसरा पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। अब आइए उस भाग से संबंधित मैं विशेष व्याख्या के साथ उस पाठ को बताने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आप इस बचपन पाठ का भाग तीसरा से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं। लेखक के मन में ये विचार आता है कि हम एक दूसरे घोड़े जो कमतर क्यों समझते हैं। उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत थी। कहाँ के घोड़े? ननिहाल के घोड़े हष्ट-पुष्ट थे। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। शाम में जब होता था देखते रंग बिरंगे गुब्बारे देखते थे और सामने जाखू का पहाड़ देखते थे। ऊंचा चर्च की घंटियां बजते तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, यानी उनकी आवाज़, जो घंटियों की आवाज़ दूर दूर तक फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। किसकी आवाज़ से? घंटियों की आवाज़ से प्रभु ईश्वर जो है कुछ कह रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा था। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगी और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रीझ पर की रौनक और माल की दुकान की चमक के भी क्या कहने हैं। जो रीझ पर का जो रौनक है, चहल पहल है, खुशियां हैं, और माल की दुकानों की कुछ चमक ही अलग ढंग से होती थी। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल सा शोर मचाता रहता। सरबर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। उस समय की बात है। किसके? सरबर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। जिनके शोरूम में कालका शिमला का जो है ना, एक ट्रेन का मॉडल यानी नमूना बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेनें, एक की ओर लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने में सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें भी होती थी। पिछली शताब्दी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। किसको? तो जब जहाज उड़ता था ना, तो बच्चे उस समय के कहते थे कि एक भारी भरकम जहाज उड़ रहा है, या जहाज तो था लेकिन उसको क्या समझ रहा है कि पक्षी उड़ता जा रहा है। पंख फैलाकर यह देखो, और वह गायब हुआ। उसकी स्पीड कितनी तेज लगती है। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकानें थी जो भी मुझे कभी नहीं भूलती। यानी एक ऐसी दुकान उसमें थी, अचंभव सा, मुझे इसके दिमागों में बैठ गया था, वो कभी भूलने का नाम नहीं ले रहा था। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था, और वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। वही दुकान इसलिए बैठ गई थी कि वहां आंखों के लिए चश्मा बनाई थी, और वो डॉक्टर भी कहाँ के था? तो अंग्रेज का था, इसलिए उसको दिमाग में बैठ गया था, वो कभी भूलने वाला नहीं था। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। कोई भी जब आप शुरू काम करते हैं तो उसमें आपको अच्छा लगता है या तो खराब ही लगता है। उसी प्रकार से जब लेखक ने चश्मा शुरू में लगवाए तो उसको बड़ा अटपटा ढंग से लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। जो छोटे बड़े देखते थे उसे कहते थे क्या आंखों में तकलीफ है क्या, इसलिए आप चश्मा लगाएं। इस उम्र में ऐनक
यानी कि इस कम उम्र में ऐनक कितनी जल्दी आपने लगा ली। दूध पिया करो, उसे समझाती है कि दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती हूँ, जो डॉक्टर साहब ने कहा वो दोहरा देती हूँ। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। और जब बोली डॉक्टर साहब कि अभी अटपटा लग रहा है, लेकिन कुछ दिन पहनोगी ना तो फिर चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें समझाया। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरता, नंबर बस कम ही होता रहता। मैं अपने आप जिसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। डॉक्टर साहब ने समझाया कि क्या नहीं होगा, रात दिन आप चश्मे टेबल लैंप के सामने काम करोगी, बैठे बैठे चश्मा की जरूरत तो पड़ ही जाएगी ना। और जब चश्मा लगाए तो उसके चचेरे भाई ने देखकर उसे छेड़ना शुरू कर दिया। आंख पर चश्मा लगाया, देखा, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। चश्मा इसलिए लगाया कि दूर की वस्तु दिखाई पड़ जाए। यह नहीं लड़कों को मालूम सूरत बनी लंगूर की, और न जाने ये लड़कों की उम्र कैसी बन जाएगी, लंगूर की जैसी बन जाएगी सूरत, चेहरा। मैं खींची, गुस्सा गई। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। तो जो शायरी बोला, क्या शायरी, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, और यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये जो शेर बोला शायरी कि बुरा न लगे। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। चश्मा पहनकर आईना के सामने कई बार अपने को देखा। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर पहनी। देखती रही इस तरह से। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, कभी कभी नहीं नहीं बोले, कभी कभी हाँ हाँ बोले। मैंने अपने छोटे भाई को मैंने अपने छोटे भाई को टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। अब जब कभी उतारा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता, क्योंकि आदत बन चुका था चश्मा पहनने का। और जब चश्मा हटा देता था तो उससे अलग ढंग से दिखता था। कोई चीज़ की एक आदत बन जाती है। याद आ गया यह टोपा, काले फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ पहनना। अब देखिए बताती है, कहाँ तुलना कर रही है, कहाँ दुपट्टों को ओढ़ना और कहाँ सहज सुभल सुभीते अच्छी लगने वाली हिमाचली टोपियाँ। दुपट्टा और हिमाचली टोपियाँ में दोनों में कितनी अंतर है। इस पाठ में लेखिका ने बचपन की, पहले के बचपन और अब की बचपन, पहले की खान पान, अब की खान पान, रहन सहन में तुलना किया है। तो हमें इस पाठ में अपनी बचपना का संस्मरण की ओर याद दिलाता है। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लेंगे। धन्यवाद।